13 अप्रैल 1919 अमृतसर एक बाग जो सुकून की जगह था, लेकिन एक दिन कत्लेआम बन गया। हजारों निहत्थे लोग, बूढ़े, बच्चे, औरतें सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जगह उनकी आखिरी जगह बनने वाली है। बिना चेतावनी, बिना रहम, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और जमीन लहू से भर गई। यह एक आग थी जो एक आदमी के दिल में हमेशा के लिए जल उठी। उसका नाम था सरदार उधम सिंह। 21 साल का इंतजार और सिर्फ एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ। यह आजादी जो उपहार में नहीं मिली बल्कि खून से खरीदी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले जो किताबों में नहीं पढ़ाया गया। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा कि जलियांवाला बाग में असल में क्या हुआ था। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए खून से लिखा गया। वह बाग जो कभी आम लोगों के लिए सुकून भरी जगह थी, उस दिन एक खूनी कत्लेआम में बदल चुका था। हजारों मासूम लोग, बूढ़े, बच्चे, औरतें अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए वह इकट्ठा हुए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके लिए यह जगह कब्रिस्तान बनने वाली है। जनरल डायर, एक नाम जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए नफरत से याद किया जाएगा। उसने बिना किसी चेतावनी, बिना किसी राम के निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। कोई बचने के लिए उधर उधर भागा, कोई अपने अपनों को ढूंढने के लिए, लेकिन चारों तरफ से बाग के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। गोलियों की आवाज में चीखें दब गई, जमीन लहू से भीग गई और जब बंदूकें आखिर तक शांत हुई, तब तक हजारों लाशों बीत चुकी थी। वो लोग मर चुके थे, लेकिन उनकी शहादत ने न सिर्फ हिंदुस्तान को हिलाया बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि गोरे अंग्रेजों की असली सच्चाई क्या थी। इसी बर्बाद का बदला लेने की आग में हमेशा देशभक्त के दिल में जल उठी। लेकिन एक शख्स ने इसे अपने जीवन का मकसद बना लिया था। उसका नाम था सरदार उधम सिंह। सालों बाद उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर उसी आदमी को गोली मारी जिसे पूरी दुनिया इस नरसंहार का दोषी मानती थी। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्या सच में उधम सिंह ने सही इंसान को मारा है? क्या जिसे मारा गया वही असली गुनहगार था, या फिर इस हत्याकांड की असली कहानी अब तक छुपी गई है? आज के इसी वीडियो में हम जानेंगे जलियांवाला बाग का वो खौफनाक सच जो किताबों में दबाया गया है। तो वीडियो में आखिर तक जरूर दबे रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। साल 1919 हिंदुस्तान में आजादी की आग धधक रही थी, लेकिन अंग्रेज अपनी पकड़ ढीली करने के बजाय और भी जुल्म ढा रहे थे। तभी एक नया कानून आया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। नाम भले ही कानून का था, लेकिन असल में हिंदुस्तान की आजादी पर ताला लगाने वाला हथियार था। यह कानून अंग्रेजों को खुली छूट देता था कि वे बिना किसी मुकदमे, बिना किसी सबूत जब चाहे किसी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते थे। ना कोई सुनवाई, ना कोई सफाई, बस सीधा जेल। जैसे ही ये कानून पास हुआ, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी से लेकर आम जनता तक हर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने लगा। अमृतसर में भी विरोध शुरू हो गया। लेकिन 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने बर्बादी की सारी हदें पार कर दी थी। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, दो ऐसे नेता लोगों को अहिंसात्मक तरीके से जागरूक कर रहे थे। उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी ने लोगों के दिलों में सुलग रही चिंगारी को भड़का दिया। अमृतसर की गलियों में आक्रोश फैला दिया। लोगों ने फैसला किया कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। वो दिन वैसे भी खास था। बैसाखी का दिन था। दूर दूर से लोग अमृतसर आए थे। कोई रिश्तेदारों से मिलने आया था, कोई मेले में आनंद लेने के लिए आया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इधर जलियांवाला बाग में सभा की तैयारी चल रही थी, उधर जनरल डायर अपने इन्होंने प्लान को अमल में लाने में जुटा था। उसे यह गवार नहीं था कि हिंदुस्तान उसके बनाए कानून के खिलाफ खड़े हो। उसने तय कर लिया था कि इस सभा को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। 12 अप्रैल की रात को उसने अतिरिक्त सेना को बुला लिया था। बंदूकें तैयार कर ली थी और सिर्फ सोच एक ही थी, खून, बेगुनाह का खून। सुबह का सुनहरा उजाला चारों तरफ फैल चुका था। पंजाब की मिट्टी में बैसाखी की खुशबू घुली हुई थी। हर तरफ उल्लास था, हंसी खुशी का माहौल था। बच्चे दौड़ रहे थे। मेले की रौनक अपने चरम पर थी। लोग अपने से मिल रहे थे। लेकिन जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रही भीड़ वजह कुछ और ही थी। एक शांतिपूर्ण सभा, एक विरोध, एक उम्मीद कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। करीब 25,000 लोग वहाँ जमा हो चुके थे। कोई भाषण दे रहा था, कोई चुपचाप सुन रहा था और किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पल में इस जगह को मौत के कुएं में बदल जाने वाला है। शहर के एक कोने में जनरल डायर अपनी खूंखार आंखों से जलियांवाला बाग की ओर देख रहा था। उसने अपनी सेना को तैयार किया, अपनी बंदूकों को चेक किया और एक ठंडी सी मुस्कान के साथ कदम उठा दिया। वह पूरी तैयारी के साथ निकला था। उसके जहन में कोई संदेह नहीं था, आज खून बहेगा, बहुत सारा खून बहेगा। जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही छोटा सा रास्ता था, वही एकमात्र दरवाजा जिससे लोग अंदर आए थे। डायर ने आते ही अपने सैनिकों से इशारा किया और उस दरवाजे पर तैनात कर दिया। उसका आदेश था, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। भीड़ अब भी बेकरार थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत उसके सर पर मंडरा रही। और फिर अचानक से फायर, एक भयानक आवाज गूंजी और उसके साथ ही गोलियों की बरसात शुरू हो गई।
बिना चेतावनी, बिना किसी पूर्व सूचना के सीधा कत्ले आम। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जमीन खून से सन चुकी थी और आसमान में सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। जनरल डायर के इशारे पर सैनिक बिना रुके गोलियों बरसा रहे थे। सिर्फ 10 मिनट, लेकिन उस 10 मिनटों में हजारों जिंदगियां छीन ली। 16 राउंड लगातार फायरिंग, एक सेकंड की भी देरी नहीं, कोई भी नहीं बचेगा। डायर के सैनिकों की आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। बंदूकें तब तक गरजती रही जब तक उनमें आखिरी गोली बाकी थी। चारों तरफ भागदौड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। कुछ माओ अपने बच्चों को गोद में उठा लिया, शायद सोच रहे थे कि मासूम बच्चे को देखकर सैनिकों का दिल पिघल जाएगा, लेकिन नहीं, बंदूकें नहीं रुकी। कुछ बूढ़े कांपते पैरों से दीवार चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन गोली ने उनके जिस्म चीर दिए। कुछ नौजवान आखिर उम्मीद लेकर कुएं की तरफ दौड़ पड़े। अगर बाहर नहीं भाग सकते तो शायद कुएं में कूदकर हम जान बचा लेंगे, लेकिन मौत ने वहाँ भी रास्ता रोक रखा था। लोग एक एक करके कुएं में कूदने लगे। कुछ जिंदा, कुछ मर चुके थे। देखते ही देखते वहाँ कुआं लाशों से भर चुका था। जब नरसंहार थमा और लोग वहाँ पहुँचे तो कुएं में से 120 लाशें निकाली गई। यानी पानी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खून था। इसीलिए आज भी इस कुएं को कहा जाता है खूनी कुआं। सैनिकों की बंदूकें आखिरकार शांत हुई, लेकिन दीवारों पर छूटे गोलियों के निशान कभी नहीं मिटे। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर उन गोलियों की कहानियां कहती है कि कहानियां उन बेगुनाहों की है जो सिर्फ आजादी की बात करने की आए थे और जिनकी आवाज गोलियों की गड़गड़ाहट में हमेशा के लिए दबाई गई। 10 मिनट अंधाधुंध फायरिंग, जलियांवाला बाग मौत के सन्नाटों में डूब चुका था। हर तरफ लाशों बीत चुकी थी, घायल करा रहे थे और चारों तरफ खून ही खून था। लेकिन जनरल डायर वो हंसता हुआ बाहर निकल गया। यह हुकूमत का असली स्वाद है। उसकी आंखों में दशहत नहीं थी, बल्कि विजय का अहंकार था। डायर सिर्फ जलियांवाला बाग तक नहीं रुका। अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे दिखा, वह उसकी बंदूक का अगला निशान बन गया। अंग्रेज सैनिकों ने बेगुनाहों को तोपों के पीछे रस्सियों से बांधकर और सड़कों पर घसीटते हुए ले गए, मानो इंसान नहीं, सिर्फ मांस के लोथड़े हो। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आधिकारिक आंकड़े को जारी किया, 349 मौतें, बस 349। लेकिन जो वहाँ थे, जो अपने अपनों को खो चुके थे, वो जानते थे सच्चाई में मरने वालों की संख्या हजारों में थी। पूरा देश हिल गया था। हर तरफ इस नरसंहार की निंदा होने लगी। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर को जिम्मेदारी सौंपी। जब जनरल डायर से पूछा गया, तुमने निहत्थी भीड़ पर गोलियां क्यों चलवाई, उसने बेशर्मी से कहा, मजबूरी थी, अगर मैं गोली नहीं चलवाता तो भीड़ मुझे मार देती। माइकल ओ डायर ने सुना, सोचा और फिर फैसला सुनाया, बिल्कुल सही किया डायर, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया और इसी तरह हजारों बेगुनाहों का हत्या बिना किसी सजा के खुले आम घूमता रहा। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस खूनी खेल का एक ऐसा अंत होने वाला था जिसे अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था। जलियांवाला बाग वह शाम जब हजारों निहत्थे भारतीय गोलियों से छलनी कर दिए गए थे, उसने एक युवा क्रांतिकारी के दिल में एक ऐसी आग जला दी जो इंसाफ मिलने तक बुझने वाली नहीं थी। उसका नाम था सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह वह नौजवान जिसने अपनी आंखों के सामने जलियांवाला बाग में हजारों मासूमों को दम तोड़ते देखा था। वो खुद भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन अपनी किस्मत से बच गए, लेकिन एक नए मकसद के साथ। सिसकियों की गूंज बची थी जब चारों ओर खून से सनी लाशों पड़ी थी, जब उन लाशों के बीच बिखरते बच्चे अपनी मरी हुई माओ के हिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तभी उधम सिंह ने अपनी मुट्ठी मीच ली थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हीं आंखों में एक चिंगारी भी थी, एक ऐसी चिंगारी जो सालों बाद जलाकर ज्वाला बनने वाली थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने जांच के नाम पर हंटर कमीशन गठित किया, लेकिन यह महज एक दिखावा। नतीजा वही निकला जिसकी उम्मीद थी। जनरल डायर निर्दोषित हुआ, बल्कि उसे सम्मानित भी किया गया। वहाँ एक बात जरूर हुई, डायर को ब्रिटेन भेजा गया और कहा, अब भारत कभी मत लौटना। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या सिर्फ डायर ही दोषी था? नहीं, डायर तो सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड था माइकल ओ डायर, वही आदमी जिसने पंजाब का गवर्नर रहते हुए इस हत्याकांड को जायज ठहराया, वही आदमी जिसने जनरल डायर को पुलिस छूट दी। उधम सिंह को यह समझने में जरा भी देरी नहीं लगी, अगर बदला लेना है तो असली निशाना ओ डायर होना चाहिए। बदले की आग के लिए उधम सिंह ने भारत छोड़ दिया, लेकिन यह सिर्फ देश छोड़ने की बात नहीं थी, यह था अपने मिशन को पूरा करने के लिए सही वक्त का इंतजार। यह अफ्रीका गए, फिर अमेरिका गए, फिर यूरोप, कई सालों तक अलग अलग नामों से खुद को छुपाते रहे। इस दौरान उन्होंने कई क्रांतिकारियों से मुलाकात की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सबको उनका गहरा रिश्ता था। भगत सिंह की सोच उधम सिंह को और भी दृढ़ बना दिया। इंकलाब जिंदाबाद, अब यह हमारा उनके जीवन का मंत्र बन चुका था। उधम सिंह एक गरीब घर में जन्मे थे। इतना बड़ा बदला लेने सिर्फ जोश का खेल नहीं था, यह था एक मिशन, एक ऐसा मिशन जिसमें हर कदम संभल कर रखना था। माँ बाप का साया पहले से ही टूट चुका था, अब जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, माइकल ओ डायर का खात्मा। इसी सफर की शुरुआत उन्होंने गदर पार्टी से की।
यही से मिशन की प्लानिंग शुरू हुई, लेकिन लंदन तक पहुंचना आसान नहीं था। पैसा चाहिए था, पहचान छुपानी थी और सही वक्त का इंतजार करना था। उन्होंने बढ़ई का काम किया, फिर मजदूरी की, धीरे धीरे पैसे जोड़े। जब कुछ पैसे इकट्ठे हुए वह अमेरिका गए, वह कुछ साल काम किया और फिर आखिरकार लंदन पहुंचे। लंदन में पहचान छुपाने के लिए उन्होंने एक होटल में वेटरी की नौकरी कर ली। उसी होटल में वह माइकल ओडायर की हर गतिविधि पर नजर रखते थे, लेकिन अभी तक उनके पास वह हथियार नहीं था जो मिशन पूरा कर सके। उधम सिंह को अपने मिशन पूरा करने के लिए पूरे के पूरे 21 साल लग गए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। अब वक्त आ चुका था। साल 1940 कैक्ट हॉल, लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी, एक बड़ी बैठक। ब्रिटिश सरकार के कई बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे और सबसे अहम माइकल ओडायर। उधम सिंह ने अपनी पिस्तौल एक किताब के अंदर छुपा रखी थी। वह सभागार में बिल्कुल शांत बैठे थे, जैसे कोई आम नागरिक। ना घबराहट, ना बेचैनी। सभा खत्म हुई, माइकल ओडायर खड़ा हुआ और तभी पहली गोली सीधे उसके सीने में घुस गई और दूसरी गोली ने उसे वही ढेर कर दिया। इन सब का आखिरी अध्याय पूरा हो चुका था। पूरा हॉल सन्न हो गया। ब्रिटिश सरकार को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी धरती पर एक भारतीय ने उनके बड़े अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। उधम सिंह ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया। कोर्ट में जब उनसे पूछा गया तुम माइकल ओडायर को क्यों मारा, उधम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा यह बदला नहीं था, यह इंसाफ था। उसने हजारों बेगुनाहों को मारा था, मैंने सिर्फ एक को ही मारा है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं और भी दोषियों को खत्म कर सकता था। 31 जुलाई 1940 उधम सिंह को फांसी दी गई, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया था। आज भी जब जलियांवाला बाग की मिट्टी को छूते हैं तो वह सिर्फ गोलियों के निशान नहीं मिलते, बल्कि एक क्रांतिकारी के गूंज सुनाई देती है, जिसे अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इंकलाब जिंदाबाद। इतिहास की दो बड़ी गलतियां, जनरल डायर और माइकल ओडायर, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया वह 1927 में बीमारी से मर गया, और ओडायर जिसने नरसंहार को जायज ठहराया और डायर को बचाया, उसे उधम सिंह ने मौत की सजा दी और मौत के घाट उतार दिया। जो भी इस हत्याकांड में शामिल था उसकी किस्मत में एक न एक दिन मौत लिखी थी। जब हम खुली हवा में सांस लेते, जब हम अपने अधिकारी की बात करते, तो हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि किसी आजादी के पीछे हजारों शहीदों का बलिदान है। यह आजादी हमें उपहार में नहीं मिली, हमने इसे खून से सींचकर हासिल किया है, हमने इसे खून से लथपथ होकर लिया है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस आजादी की कीमत समझे और इसे हमेशा बनाए रखे। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।